जब भी हम रूस के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है दिमाग में एक बहुत बड़ा सा नक्शा आता है। लेकिन आज हम रूस के भूगोल को सिर्फ एक नक्शे की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि इसे एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह समझेंगे। एक देश की अपने विशाल आकार और सर्द मौसम पर काबू पाने की कहानी। और यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र होगा। ये कहानी है रूस के अपने विशाल ठंडे भूभाग के साथ लगातार संघर्ष करने और उसके हिसाब से खुद को ढालने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने इस चुनौती का सामना किया कैसे। चलिए इस सफर को 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी असली भौगोलिक चुनौती को समझेंगे, फिर गर्म पानी वाले बंदरगाहों के लिए इसकी सदियों पुरानी खोज पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम साइबेरिया के छिपे हुए खजानों को जानेंगे, फिर इसके औद्योगिक ताकत के केंद्रों का दौरा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बुनियादी समस्या से, रूस का बहुत बहुत विशाल आकार और इसकी कठोर महाद्वीपीय जलवायु। सच कहूं तो यही वो दो चीजें हैं जो रूस के इतिहास और आज की हकीकत को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। देखिए, रूस के ज्यादातर हिस्से पर इसी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का राज है। मतलब समुद्र से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ जमा देने वाली होती हैं। सोचिए, तापमान का इतना बड़ा अंतर, ये वहाँ की जिंदगी, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, खासकर साइबेरिया में, जहाँ ज्यादातर जमीन स्थायी रूप से जमी हुई है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। आप जरा रूस के नक्शे पर नजर डालते हैं। ये कुछ खास जगहें हैं जो रूस की पूरी ज्योग्राफी को तय करती हैं। पश्चिम में है यूराल पर्वत, जो एक तरह से यूरोप और एशिया के बीच की दीवार हैं। इनके पूरब में है दुनिया का सबसे बड़ा समतल मैदान, वेस्ट साइबेरियन प्लेन, और फिर आता है सेंट्रल साइबेरियन पठार। और हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील लेक बैकाल, वो भी यहीं है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक समस्या है। रूस की जो बड़ी बड़ी साइबेरियाई नदियाँ हैं, जैसे ओब, येनेसी और लेना, ये सब दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। अब सोचिए, सर्दियों में क्या होता होगा। उत्तर में इनके मुहाने जम जाते हैं, लेकिन दक्षिण से पानी तो आ ही रहा है। नतीजा, ये पानी रुक जाता है, एक कुदरती बांध सा बन जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है और दुनिया के सबसे बड़े दलदल बनते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि रूस ने अपनी इन मुश्किलों का पहला हल कैसे निकाला। और वो हल था गर्म पानी वाले बंदरगाहों की तलाश। ऐसे बंदरगाह जो साल के 12 महीने खुले रहें और दुनिया के समुद्री रास्तों तक पहुंच बनाए रखें। रूस का जो उत्तरी किनारा है वो बहुत लंबा है, लेकिन ये एक जमी हुई दीवार जैसा है। बेरेंट्स सागर से लेकर चुकची सागर तक ये सारे समुद्री रास्ते साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढके रहते हैं। इससे समुद्री व्यापार और नेवी की पहुंच लगभग नामुमकिन हो जाती है। हाँ, ये बात और है कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से नदन सी रूट धीरे धीरे खुल रहा है, जो भविष्य में एक बहुत जरूरी ट्रेड रूट बन सकता है। इस जमी हुई बाधा से निपटने के लिए रूस ने कुछ खास समुद्री दरवाजे बनाए। सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक सागर के रास्ते यूरोप की खिड़की है। रोस्टोव ऑन डॉन ब्लैक सी के जरिए मेडिटरेनियन तक पहुंच देता है। व्लादिवोस्टॉक पैसिफिक ओशन में इसका सबसे बड़ा पोर्ट है। लेकिन सबसे खास है मरमंस्क। ये आर्कटिक में होने के बावजूद गर्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट की वजह से साल भर बर्फ मुक्त रहता है। कमाल है। अब हम चलते हैं साइबेरिया के एक अजीब विरोधाभास की तरफ। एक तरफ तो ये एक कठोर वीरान जमीन है, लेकिन इसी जमीन के नीचे छिपा है कुदरती संसाधनों का एक ऐसा खजाना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यही रूस की आर्थिक ताकत का असली सोर्स है। ये चार्ट असल में पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। रूस के कुल एक्सपोर्ट का 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तेल और गैस से आता है। इससे साफ पता चलता है कि रूस की इकोनॉमी कितनी ज्यादा इन खनिजों और ऊर्जा के निर्यात पर टिकी हुई है, और ये सब ज्यादातर साइबेरिया से आता है। तो ये संसाधन आखिर मिलते कहाँ हैं? रूस का 70% से भी ज्यादा कच्चा तेल अकेले वेस्ट साइबेरियन प्लेन से निकलता है। यूराल वोल्गा रीजन का भी इसमें बड़ा योगदान है। और सखालिन द्वीप जैसे इलाकों में तो भविष्य की बहुत संभावनाएं हैं, जहां हमारी भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं। और जब बात नेचुरल गैस की आती है, तो उत्तरी पश्चिमी साइबेरिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहीं पर ओरेंगॉय, यामबर्ग और मिदवेज़िए जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े गैस फील्ड मौजूद हैं। यही नाम है
जो रूस को एक एनर्जी सुपर पावर बनाते हैं। और ये स्लाइड पूरी बात को एक लाइन में कह देती है। दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार और कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। इन आंकड़ों के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में रूस की अहमियत को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अभी तक हमने कच्चे माल की बात की, पर यह कच्चा माल जाता कहाँ है? चलिए अब देखते हैं कि इन संसाधनों को प्रोसेस कहाँ किया जाता है। अब हम फोकस करेंगे रूस के उन इंडस्ट्रियल इलाकों पर जहां असल में देश की ताकत गढ़ी जाती है। रूस के जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो ज्यादातर देश के पश्चिमी हिस्से में हैं। तो हम पश्चिम से पूरब की ओर एक छोटा सा टूर करते हैं। इसमें मॉस्को के आसपास का सेंट्रल रीजन, वोल्गा नदी का इलाका, शक्तिशाली यूराल रीजन और फिर साइबेरिया में कुस्बास और बैकाल रीजन शामिल हैं। यूराल क्षेत्र को रूस का औद्योगिक दिल कहा जा सकता है। यहाँ मैग्नीटोगोर्स्क जैसे शहर लोहे और स्टील के लिए मशहूर हैं, जबकि चेल्याबिंस्क में भारी मिलिट्री मशीनरी बनती है। ये इलाका खनिजों को तैयार माल में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब एक हैरान करने वाली बात, क्या ये किसी को पता है कि मॉस्को, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, उसे 5 समुद्रों का बंदरगाह कहा जाता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये सच है। चलिए देखते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और कुछ नहीं। नहरों के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए मॉस्को को वोल्गा नदी से जोड़ा गया है और फिर ये नदी दूसरी नहरों के साथ मिलकर मॉस्को को ब्लैक सी, बाल्टिक सी, व्हाइट सी और कैस्पियन सी से जोड़ देती है। इसने एक लैंडलॉक्ड शहर को एक बड़े वाटर हब में बदल दिया। और अब हम आते हैं रूस की विशालता के आखिरी और सबसे बड़े समाधान पर, एक स्टील की रीढ़ की हड्डी जो इस देश को सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि एक पहचान के तौर पर भी एक साथ जोड़ती है। हम बात कर रहे हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे की। जरा इस नंबर को देखिए, 8,960 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ये दूरी ही अपने आप में इस इंजीनियरिंग के कारनामे के पैमाने और महत्वाकांक्षा को बयां करती है। ये रेलवे लाइन सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर मॉस्को, कजान, ओम्स्क और नोवोसिबर्स्क जैसे बड़े शहरों से गुजरती हुई पैसिफिक कोस्ट पर व्लादिवोस्तोक में जाकर खत्म होती है। ये सचमुच में पूरे महाद्वीप को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है। ये वो लाइफलाइन है, वो धमनी है जो यूरोप के इंडस्ट्रियल सेंटर्स को साइबेरिया के बेशुमार संसाधनों और पैसिफिक के बंदरगाहों से जोड़ती है, जिससे पूरा देश एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम कर पाता है। और हम आज की बात को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। रूस ने अपनी भौगोलिक चुनौतियों से पार पाने के लिए जबरदस्त हल निकाले हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। साइबेरिया में आज भी इतने संसाधन दबे पड़े हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में रूस का भूगोल उसकी ग्लोबल ताकत और महत्वाकांक्षाओं को कैसे प्रभावित करता रहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया की राजनीति को आकार देगा।